तक आपने मतन बख्शी के पहले पार्ट में देखा कि कैसे स्वाति ने चिड़ियाघर से कबूतरों को मारकर उसका खून पिया और उनका मांस खाया। जब ये बात विहान को पता चलती है तो वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस स्वाति को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी होने वाली बीवी इस तरह की निकलेगी, पर मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। स्वाति को मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद विहान बहुत परेशान था। वो उसको खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ स्वाति को पुलिस वालों ने मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। स्वाति यहाँ एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार कर रही थी, जिससे यहाँ के डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इसके साथ किया क्या जाए। तुम तो हमें नॉर्मल लग रही हो। तुम्हें यहाँ आए हुए 10 घंटे हो चुके हैं, पर अभी तक तुमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की है जैसा कि इस हॉस्पिटल के पेशेंट करते हैं। वही ना डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ। ये सब मेरे होने वाले पति की चाल है। उन्होंने मुझे जानबूझकर फंसाया है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि तुम जैसी लड़की यहाँ पेशेंट बनकर क्यों आई है। लगता है तुम्हारे फियांसे ने पुलिस को भी भड़का दिया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। डॉक्टर को स्वाति पर दया आती है और वो उसकी मदद करने की सोचती है। स्वाति बड़े ही मासूमियत के साथ डॉक्टर से पूछती है, क्या आप सचमुच में मेरी मदद करेंगी? हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। हम डॉक्टरों का काम ही है पेशेंट्स को ठीक होने में उनकी मदद करना, पर इस बार मैं किसी पेशेंट के बजाय नॉर्मल इंसान की मदद करूंगी। डॉक्टर की बातों से स्वाति बहुत खुश हो जाती है, साथ ही राहत होने वाली है, इसीलिए उसे बहुत तेज प्यास भी लग रही है। उसका गला खून पीने के लिए तड़प रहा है। उसे बस एक मौका चाहिए कि वो इस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकल सके और 100 जानवरों की बलि पूरी करके अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सके। तुम कुछ देर यहाँ इंतजार करो, मैं तब तक एक पेशेंट को देख कर आती हूँ। डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है और स्वाति वहां अकेली रह जाती है। उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि वो यहाँ से भाग जाए, पर ये सब इतना आसान नहीं है। बाहर गेट पर सिक्योरिटी है जो कि उसे बिना परमिशन के गेट से निकलने नहीं देगी। एक बार मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाऊं तो मैं वो सब कुछ पा सकती हूँ जो मुझे चाहिए। अगर ये हो गया तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकती हूँ। स्वाति अपने आगे की प्लानिंग कर रही थी और डॉक्टर वापस आ जाती है और स्वाति को अपने साथ चलने के लिए कहती है। चलो स्वाति, फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम्हें यहाँ से निकलना है कि नहीं? तो चलो मेरे साथ, बाद में डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। डॉक्टर अपने साथ स्वाति को वहां से ले जाने लगती है, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचती है, गार्ड स्वाति को देखकर रोक लेते हैं। रुक जाइए, आप तो यहाँ भर्ती है ना, आप बिना डिस्चार्ज हुए यहाँ से कैसे जा सकती हैं? गार्ड की इस बात से स्वाति थोड़ी डर जाती है और वो डॉक्टर की तरफ देखने लगती है। तब डॉक्टर गार्ड से बात करती है। ये यहाँ एडमिट नहीं हुई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है, इसलिए ये मेरे साथ जा रही है। पर मैडम, हम इन्हें बिना डिस्चार्ज किए यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? आखिर हमारी भी नौकरी का सवाल है। मैंने कहा ना कि ये यहाँ एडमिट नहीं हुई थी। जब एडमिट ही नहीं हुई तो डिस्चार्ज कैसे हो सकती है? एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? पर मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो स्वाति यहाँ से। डॉक्टर गुस्से में स्वाति को वहां से ले जाती है। डॉक्टर अपनी गाड़ी निकालती है और उसमें बैठ जाती है, पर स्वाति अभी भी बाहर ही खड़ी है। अब बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर बैठोगी? नहीं जाना है क्या यहाँ से? जाना है ना। स्वाति डॉक्टर के साथ आगे की सीट पर बैठ जाती है और डॉक्टर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। कुछ देर तो स्वाति कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो ये देख रही होती है कि डॉक्टर अभी भी गुस्से में दिख रही है। पर अब स्वाति खुद ही डॉक्टर से बात कर लेती है।
आपने तो उस गार्ड को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुमको वहाँ से निकलने देता? अब स्वाति और डॉक्टर बातें करने लगते हैं और जल्दी ही इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ विहान स्वाति से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और गार्ड से स्वाति के बारे में पूछता है। हेलो, मेरा नाम विहान है। मेरी मंगेतर इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या नाम है उनका? कोई फोटो है? दिखा दोगे तो शायद पहचान लेंगे। स्वाति नाम है, ये देखिए। विहान अपने फोन में स्वाति की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वॉचमैन चिढ़ जाता है। अरे इसी के चक्कर में तो अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने हमें बहुत डांट सुनाई। क्यों, अब ऐसा क्या कर दिया स्वाति ने? नहीं, पर डॉक्टर कह रही थी कि वो यहाँ एडमिट नहीं हुई है और वो उस लड़की को लेकर यहाँ से चली गई। कहाँ और किसकी परमिशन से वो स्वाति को यहाँ से ले गई? मुझे नहीं पता। पहले ही हम बहुत डांट खा चुके हैं, अब हमें इस मैटर में और नहीं पड़ना। पर हाँ, शायद वो डॉक्टर उसे अपने घर ले गई है। विहान गार्ड से डॉक्टर के घर का पता लेता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्वाति को लेकर अपने घर जा चुकी है। मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ, तुम वेट करो। डॉक्टर चली जाती है और स्वाति कमरे में अकेली है। उसे बहुत प्यास लगी है, इसीलिए वो डॉक्टर के पालतू कुत्ते को निशाना बनाने की सोचती है और वो कुत्ते पर झपट पड़ती है। स्वाति उसके गले को जोर से पकड़ लेती है और अपने दांत गड़ा देती है, पर तभी दरवाजे पर बेल बजने लगती है। स्वाति, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन आया है? स्वाति का चेहरा बदला हुआ है। उसके चेहरे पर खून के छींटे हैं। वो बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोलती। तब विहान धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि स्वाति कुत्ते का खून पी रही है। स्वाति, छोड़ो उस कुत्ते को। स्वाति विहान को घूर कर देखती है। तब तक डॉक्टर भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और स्वाति को कुत्ते का खून चूसते देखकर चिल्लाने लगती है। ये तुमने क्या कर दिया? गार्ड ठीक कह रहा था कि तुम मेंटल हो, पर मैं ही तुम्हारी बातों में आ गई। पर अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। डॉक्टर और विहान स्वाति की तरफ बढ़ते हैं, पर स्वाति इनसे बचते हुए कमरे में चली जाती है, जहां पर डॉक्टर की बिल्ली सो रही है। एक और जानवर, आज तो मजा ही आ गया। स्वाति उस बिल्ली को मारने की कोशिश करती है। बाहर से डॉक्टर और विहान दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे हैं। स्वाति, दरवाजा खोलो। अब किसी जानवर को नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो तुम्हें जेल जाना होगा। स्वाति के ऊपर भूत सवार था। वो किसी की बात नहीं सुनती और उस बिल्ली के गले पर नाखून गड़ाकर खून पीने लगती है। विहान एक जोरदार लात दरवाजे पर मारता है और देखता है कि स्वाति बिल्ली का खून पी रही है। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हें इंसान होने का कोई हक नहीं है और ना ही जीने का हक है। इसने मेरे कुत्ते, बिल्ली और तोते को मार डाला। अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाली। डॉक्टर अपने किचन से चाकू लेकर आती है और स्वाति की तरफ बढ़ती है। आज मैं पहली बार चाकू से किसी का ऑपरेशन करूंगी, क्योंकि तुम दया के लायक नहीं हो। डॉक्टर स्वाति के पेट में चाकू घोंप देती है, जिससे स्वाति के पेट से खून बहने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मासूम जानवरों को मारा है। अगर तुम बीमार होती तो तुम्हारा इलाज करवाता, पर तुम्हारे दिमाग में शैतान घुस चुका है। वो डॉक्टर स्वाति के पूरे शरीर को चाकू से छलनी कर देती है और स्वाति उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, जैसा कि उसने मासूम जानवरों को मारा था। विहान एक आखिरी बार स्वाति को देखता है और वहां से चला जाता है। नमन उस वक्त अपने रूम में बेखबर सोया हुआ था। जो दूध पूर्णिमा उसको देती थी, उसकी वजह से उसको बहुत गहरी नींद आती थी। मिश्रा जी को मारकर पूर्णिमा ने उनकी लाश एक पेड़ की टहनी पर टांग दी थी और फिर चुपचाप घर जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह जब नमन की आंख खुली तो उसको पूर्णिमा का ख्याल आया। पता नहीं वो जागी होगी या नहीं, कहकर वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला और पूर्णिमा अपने हाथ में नाश्ते की थाली लिए उसके कमरे में आई। ये देखकर उसको अजीब लगा, क्योंकि उसने सोचा था
कि अभी वो अपने परिवार को खोने के गम में डूबी होगी, लेकिन वो नॉर्मल नजर आ रही थी। ये लीजिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। पूर्णिमा ने नाश्ते की थाली उसके सामने रख दी और खुद स्टूल पर बेड की बराबर में बैठ गई। थाली में 2 पराठे, सैंडविच और 1 कप चाय थी और एक प्याला था जिसमें कोई सूप था। सॉरी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया था। आपने नाश्ता कर लिया? अगर नहीं किया तो मेरे साथ ही कर दीजिए। मैंने सुबह पूजा के बाद ही नाश्ता कर लिया था। अब ये सब आपके लिए ही है। बहुत अच्छा नाश्ता था, शुक्रिया। नाश्ता करने के बाद नमन बोला। पूर्णिमा ने देखा कि नमन ने सूप नहीं पिया है। अरे, आपने ये चिकन सूप क्यों नहीं पिया? चिकन सूप? सुबह सुबह नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता और इतने नाश्ते से मेरा पेट भर चुका है। ये नाश्ते का हिस्सा नहीं है, मार्का देव का प्रसाद है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, वरना मेरी पूजा भंग हो जाएगी। सुनकर नमन को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, भला नॉनवेज कैसे किसी देवता का प्रसाद हो सकता है, लेकिन वो उस शर्त में फंसा था, इसलिए बिना सवाल किए उसने चिकन सूप पी लिया। नमन के ऑफिस जाने से पहले पूर्णिमा ने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था। अब यही रूटीन रोजाना का बन चुका था। रात को बेहोशी वाला दूध और सुबह चिकन सूप उसको रोजाना लेना पड़ता था। पूर्णिमा रोजाना रात को 2 बजे उसके सोने के बाद कहीं जाती थी, जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। कई दिन गुजर चुके थे। एक दिन नमन हॉल में सोफे पर बैठा काफी देर से किसी से बातें कर रहा था। वो कोई लड़की थी। जब उसने बात करके कॉल काटा तो पूर्णिमा उसके सामने बैठी और पूछने लगी, किसका कॉल था? बड़ी देर लग गई आपको। मेरी छोटी बहन नेहा का कॉल था। 2 साल हो गए उसको मिले हुए, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भला मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये उसका ही घर है। अगले दिन नमन की बहन नेहा घर पर आई। उससे मिलने के बाद नमन ने उसको पूर्णिमा से मिलवाया। फिर उन तीनों ने आपस में खूब बातें की। डिनर के बाद रोजाना की तरह 11 बजते ही पूर्णिमा अपने कमरे में जाकर पूजा करने लगी। जब नेहा ने ये देखा तो उसको बहुत अजीब लगा। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए ही स्टडी कर रही थी, इसलिए उसको ये सब देखकर शक हो रहा था। वो चुपचाप नमन के कमरे में गई और उससे पूछा, भैया, ये पूर्णिमा आपको मिली कहाँ थी और आपने इसको यहाँ क्यों रखा है? मुझे पूरी बात जाननी है। नमन ने देखा कि नेहा के चेहरे पर एक परेशानी सी नजर आ रही है। उसने पूर्णिमा के बारे में नेहा को सब कुछ बता दिया और उसकी शर्त के बारे में भी। भैया, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं पैरानॉर्मल स्टडीज कर रही हूँ। पैरानॉर्मल साइंस के हिसाब से जो भी वो कर रही है वो कर्ण पिशाचिनी बनने की साधना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मार्का देव शैतानों के देवता को माना जाता है। कोई स्त्री अगर कर्ण पिशाचिनी बनना चाहती है तो उसको एक पुरुष के साथ एक ही घर में 65 दिनों तक रहना होता है। रात को मार्का देव की पूजा का दूध उसको देकर मार्का देव को एक मुर्गे की बलि देनी पड़ती है। अब सुबह उसको उस मुर्गे का मीट खिलाना होता है। 65 दिन पूरे होने के बाद वो आपकी बलि मार्का देव को दे देगी और पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी। नमन ये सुनकर हक्का बक्का सा हो गया और बोला, इसका मतलब है कि जो चिकन सूप वो मुझे देती है वो उसी मुर्गे की बलि का होता है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप वैसा करते जाना जैसा मैं आपसे कहूँ। नेहा ने उसको समझाया कि जब पूर्णिमा उसको दूध पीने के लिए देगी तो वो उसको पिए नहीं और पूरी रात उस पर नजर रखे। पूर्णिमा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसने दूध नहीं पिया है। उसको समझाकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नमन के रूम में जब पूर्णिमा दूध लेकर गई तो नमन ने कहा कि अभी उसका मन नहीं है, वो थोड़ी देर बाद पी लेगा। सुनकर पूर्णिमा ने दूध का गिलास स्टूल पर रख दिया और रूम से बाहर निकल गई। रात को 2 बजे पहले पूर्णिमा ने नेहा के रूम में देखा तो वो सोती हुई नजर आई। उसके बाद वो नमन के रूम में गई तो देखा कि नमन भी बेखबर होकर सो रहा है और दूध का खाली ग्लास स्टूल पर रखा है। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया और फ्लैट से बाहर निकल गई। नमन जल्दी से उठकर नेहा के कमरे में गया और वो भी सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। असल में नमन ने दूध को फेंककर खाली ग्लास स्टूल पर रख दिया था, जिससे पूर्णिमा को लगा कि उसने दूध पी लिया है। अब वो दोनों दबे पांव उसके पीछे हो लिए। पूर्णिमा जंगल में उसी जगह पहुंची जहां उसने मिश्रा जी को मारा था
उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। पूर्णिमा एक पेड़ के पास जाकर रुकी जहाँ बहुत से कौवे कांय कांय करके उड़ रहे थे। नेहा और नमन थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगे। पूर्णिमा के हाथ में जो बक्सा था उसने उसको खोला। उसमें एक मुर्गा था जिसको उसने बाहर निकाला। दूसरे हाथ में एक चाकू था। मार का देव, बलि स्वीकार कीजिए। भैया, सही मौका है। नेहा का इशारा मिलते ही नमन पूर्णिमा की तरफ भागा। पूर्णिमा भी नेहा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी थी। नमन ने पूर्णिमा को पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन वो मुर्गे को अभी तक नहीं छोड़ रही थी। नेहा ने सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा करके लाइटर से उनमें आग लगा दी थी। भैया, उस मुर्गे की बलि होने से पहले ही उसको इस आग में जला दो, इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। सुनकर नमन ने उससे मुर्गा छीनना चाहा तो उसने नमन का गला पकड़ लिया। नेहा पास आई और नमन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पूर्णिमा ने उसका भी गला पकड़ लिया। तुम लोग मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सकते। पूर्णिमा ने इस समय बहुत ही भयानक रूप ले लिया था। फिर भी नमन ने एक झटके से मुर्गे को उसके हाथ से छीनकर आग में फेंक दिया। पूर्णिमा ने ये देखकर फौरन उन दोनों को छोड़ दिया और फिर मुर्गे को बचाने के चक्कर में आग में कूद पड़ी। वो मुर्गे को तो बचा नहीं पाई और खुद भी जलकर इधर उधर फड़फड़ाने लगी। मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर गिरकर थोड़ी और देर तक तड़पती रही। फिर उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों भाई बहन ने भगवान का शुक्र अदा किया और अपने घर को लौट आए। राजनगर में सबसे आलीशान कोठी सुशीला नाम की महिला की है। सुशीला जवान और बेहद खूबसूरत कंवारी महिला है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। लोग तो पैसों के लिए व्यापार करते हैं, मगर ये सुशीला तो पैसों का ही व्यापार करती है। इसके पास बहुत पैसा है और ये लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देने का काम करती है। एक बार रामलखन नाम का एक आदमी उसके घर कर्ज लेने के लिए आता है और दरवाजा खुला देखकर सीधे अंदर घुसा चला आता है। अरे ओ सुशीला जी, कहाँ हो? थोड़ा कर्ज चाहिए था। रामलखन ये कहते हुए अंदर घुसाता है कि तभी अचानक फर्श पर फिसलकर औंधे मुंह जा गिरता है और देखता है कि फर्श पर ताजा ताजा गर्म खून बह रहा है। खून देखकर रामलखन की चीख निकल जाती है। खून, खून, बचाओ, बचाओ, खून, खून। रामलखन के इस तरह से चीखने के साथ ही एक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामलखन उसे आश्चर्य से देखते हुए कांपने लगता है। सुशीला जी, आप चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। तूने सही पहचाना, मैं चुड़ैल ही हूँ, पर मेरा असली रूप देखकर तूने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जा, पर आज के बाद तू किसी भी काम का नहीं रहेगा, रामलखन। चुड़ैल जैसे ही हंसती है, ठीक वैसे फर्श से खून गायब हो जाता है और रामलखन वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग लेता है। पर फिर कुछ ही दूर जाकर किसी से टकराकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और ऊपर देखता है तो फिर से चीख उठता है। तुम मुझे बख्श दो। मैं कभी भूल कर तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, पैसा नहीं लेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। तो जा भाग, जा अपने घर तक। बीच रास्ते में कहीं मत रुकना, वरना मुझसे नहीं बच पाएगा। उसके बाद तो रामलखन सिर पर पैर रखकर भाग जाता है और फिर घर जाकर ही सांस लेता है। मगर वहाँ पहुँचते ही उसके हाथों और जबान को पूरी तरह से लकवा मार जाता है। न बोल पाता है और न हाथों की उंगलियों तक को हिला पाता है। इस तरह रामलखन चलता फिरता बुत बनकर रह जाता है। घर वाले उसकी यह हालत देखकर रोने चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, इन्हें ये क्या हुआ? जबान खोल रही है और न हाथ चल रहे हैं, ये क्या हो गया इन्हें? रामलखन की हालत देखकर उसकी पत्नी विलाप कर रही होती है कि तभी सुशीला की कार उनके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से सुशीला उतरकर घर के अंदर जाती है। सुशीला को देखते ही रामलखन का सारा शरीर कांपने लगता है। अरे क्या हुआ चाची, इस तरह रो क्यों रही हो? देखो देखो न, इनको क्या हो गया है? न तो बोल पा रहे हैं और न ही हाथों को उठा पा रहे हैं। लगता है चाचा जी को लकवा मार गया है। पर कैसे?
ये तो भगवान ही जाने, कांप तो अभी भी ऐसे रहे हैं जैसे किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को देख लिया हो। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चाची ये लो, कुछ पैसा रख लो और इनका इलाज कराओ। उस दिन के बाद गांव में रामलखन जैसे अपाहिज लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। जो भी सुशीला का असली रूप देख लेता है उसका वो ऐसा ही हाल कर देती है और फिर घर वालों को इलाज के नाम पर कुछ पैसे थमा देती है ताकि कोई उस पर शक न करे। इसके साथ ही सुशीला के मन में पैसों का लालच भी बढ़ता जाता है। उसके घर में नोटों के ढेर लगे होने के बावजूद वो नोटों के लिए तड़पती रहती है। नोट ही नोट, नए नए करारे करारे नोट। मैं पैसे वाली चुड़ैल मैं पैसे वाली चुड़ैल। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुशीला यानी पैसे वाली चुड़ैल घर में पैसा जमा करने में लगी रहती है। साथ ही गांव में उसके कारण अपाहिज लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग इसे कुदरत का प्रकोप या किसी रहस्यमय बीमारी का असर समझकर घबरा जाते हैं और फिर इसके समाधान की बात सोचकर गांव के सरपंच से मिलने जाते हैं। भाई, है तो गंभीर समस्या। ऐसा ही रहा तो ये बीमारी सारे गांव को ही अपाहिज बना देगी। सरपंच जी, इसका तो कोई ना कोई समाधान करना ही पड़ेगा। किसी डॉक्टर को गांव में बुलाकर इन सब लोगों को दिखाना चाहिए। मेरा भांजा अविनाश बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं आज ही उसे फोन कर देता हूँ, कल तक वो गांव पहुँच जाएगा। फिर गांव वालों की सलाह लेकर सरपंच अपने भांजे अविनाश को फोन करके गांव में बुला लेते हैं। अविनाश के गांव में आने की खबर पाते ही सुशीला सावधान हो जाती है और उसे ही अपना निशाना बनाने का फैसला करती है। फिर जैसे ही रात होती है तो अविनाश के कमरे में कहर बरपने लगता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और बिजली गुल हो जाती है। इसके साथ चुड़ैल उसे आवाज देते हुए कहती है, डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, जरा अपने आसपास तो देखो। ये आवाज सुनकर जैसे ही अविनाश जागता है तो दंग ही रह जाता है। खिड़की खुली थी और उसमें से ढेरों जुगनू अंदर घुसे आ रहे थे। ये सब देखकर अविनाश घबरा जाता है और चीखते हुए अपने मामा को आवाज देता है, मामा, ये क्या हो रहा है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ। अभी अविनाश चीख कर अपने मामा को बुला ही रहा होता है कि तभी बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और चुड़ैल आ जाती है। तू क्यों आया डॉक्टर? अब तू भी अपाहिज हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं कल ही गांव छोड़कर वापस लौट जाऊंगा। नहीं जाएगा अब तू भी यहीं रहेगा। इसके बाद चुड़ैल अविनाश को खूब तड़पाती है और उसे भी अपाहिज बनाकर लौट जाती है। सुबह अविनाश को इस हालत में देखकर सरपंच और गांव वाले दुविधा में पड़ जाते हैं और उसकी हालत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी सुशीला भी वहां आ जाती है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ आपके भांजे को? ये तो लोगों का इलाज करने आया था, खुद ही मरीज बन बैठा। क्या करें सुशीला जी, ना जाने गांव में कौन सी बला घुस आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो समझ में ना आए उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अच्छा मैं चलती हूँ, इन डॉक्टर का ख्याल रखना। सुशीला की इस तरह की बातें सुनकर सरपंच को उस पर शक हो जाता है और फिर सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर रात होते ही उसकी कोठी में घुस जाता है और देखता है कि सुशीला सचमुच ही चुड़ैल है और अपनी कोठी में उसने नोटों के ढेर जमा कर रखे हैं। जब सरपंच उसके घर में घुसता है तब वो चुड़ैल का रूप लेकर नोटों से खेल रही होती है, मगर उन्हें देखते ही क्रोध में भर जाती है और उन्हें भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। अब तो तेरी असलियत सामने आ गई, पैसों वाली चुड़ैल, अब क्या कहोगी? मैं तुम्हें भी अपाहिज बना दूंगी। ये कहकर जैसे ही वो सरपंच पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करती है, मगर सरपंच का बाल भी बांका नहीं कर पाती। उल्टे खुद सरपंच से डर कर पीछे हट जाती है। तेरी पवित्र और दयालु आत्मा पर मेरा बस नहीं चल रहा, पीछे हट जा, नहीं तो भस्म हो जाऊंगी मैं चलकर। ये कहते हुए चुड़ैल पीछे हट जाती है, मगर फिर भी सरपंच उसी की तरफ बढ़ता जाता है और जैसे ही उसके निकट पहुंचने को होता है तो आसमान से कोई तारे जैसी चीज बिजली की तरह टूटकर सीधे चुड़ैल पर पड़ जाती है और चुड़ैल उसमें जलकर भस्म हो जाती है। उसके भस्म होने के साथ ही सभी अपाहिज लोग पहले जैसे सेहतमंद हो जाते हैं।